हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पॉलिटी का माइंड मैप पढ़ा रहे थे। पॉलिटी के माइंड मैप की अगली कड़ी को लेकर आए हैं हम। हमने पहले भाग को पढ़ाया था। पहले भाग में संवैधानिक ढांचा बताया था। दूसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं सरकार की प्रणाली। सरकार की प्रणाली में हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। 3 लेसन कौन कौन से? संसदीय सरकार, और उसमें संघीय सरकार, और उसके बाद में अंतर्राज्यीय संबंध। अब हम बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं? पॉलिटी में किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि हमारा केंद्र और राज्य दोनों किस प्रकार से मिलजुल कर कार्य करते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग सरकार की प्रणाली भाग 2 केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंध अध्याय 15 पर बात कर रहे हैं। अध्याय 15 हमने बताया था कि इसके अध्याय 81 अध्याय है। 81 अध्याय को हम समराइज करके माइंड मैप बनाने का प्रयास करते हैं। 10-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। आप अगर ध्यान से उनको मेमोराइज करेंगे कि 10-10 मिनट की वीडियो में आप एक एक मिनट में उसको याद कर सकते हैं, और उसको मेमोराइज करके ज़्यादा नहीं, आपको 4-10 पेज के अंदर ही पूरी पॉलिटी के जितने भी लेसन है सभी को आपका माइंड मैप हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य का जो संबंध है वो अगूढ़ है और अटूट है। अटूट इसलिए है क्योंकि हमारा भारत संघ राज्यों का एक विलय पत्र नहीं है, एक संगठन है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों के संघ होने की वजह से हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं कि केंद्र और राज्य का क्या किस प्रकार संबंध है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा जाता है। केंद्र राज्य संबंधों को क्या बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध तथा वित्तीय संबंध। विधायी संबंध मतलब किस प्रकार से कानून और किस प्रकार से प्रशासन किया जाता है तथा किस प्रकार से हम लोग वित्त का समावेश करके उसको वितरित करते हैं तथा उसको कराधान कैसे करते हैं, कैसे कर को आरोपित करते हैं तथा कर को कैसे एकत्रित करते हैं, इसके बारे में वित्तीय संबंध में पढ़ेंगे कि राज्य किस प्रकार कार्य करता है। तो हम लोग बात करते हैं विधायी संबंध में। विधायी संबंध को अनुच्छेद 245 से 255 के बीच भाग 11 में रखा गया है। विधायी संबंध को, केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध को अनुच्छेद 245 से 255 भाग 11 में रखा गया है। और इसमें कहा गया है कि विधायी संबंध केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्र विस्तार करेगा। क्या विस्तार करेगा? कि विधायी संबंध जो होगा केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार करेगा। क्या? विधायी संबंध किसका? केंद्र और राज्य का। फिर उसके बाद कहता है कि अगर केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध हैं तो विधायी संबंध में कुछ बातों पर संसद क्या है? अपना प्रतिबंध है, संसद के ऊपर प्रतिबंध है। और उसमें क्या करता है कि राष्ट्रपति 5 संघ राज्य क्षेत्रों पर, संघ शासित प्रदेशों पर, केंद्र राज्य संबंध पर, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकता है। 5 राज्यों के लिए, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 5 यूटीज के लिए राष्ट्रपति उस पर नियम बना सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि विधायी संबंध में क्या है? केंद्र राज्य संबंध का विधायी संबंध जो है उसमें कहा गया है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र राज्य संबंध में केंद्र की अलग विधायी शक्ति है और राज्य की अलग विधायी शक्ति है, उनमें आपस में बंटवारा है। और कहा जाता है कि विधायी संबंध में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान है। राज्य क्षेत्र में क्या है? संसदीय विधान है। राज्य क्षेत्र में क्या है? संसदीय। जैसे केंद्र में संसदीय विधान है वैसे राज्य क्षेत्र में भी संसदीय विधान है। और विधायी संबंध में क्या कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होगा। राज्य के विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई विधानमंडल, कोई भी विधानसभा अगर कानून और प्रशासनिक कानून का पालन नहीं कर रही है, नियम और शर्तों का, संविधान का पालन नहीं कर रही है, तो उस पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसलिए राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होता है। फिर हम बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्य मिल करके प्रशासनिक कार्य करते हैं, तो इनमें किस प्रकार का संबंध है? इसको अनुच्छेद 256 से 263 भाग 11 में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक संबंध जो है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा है। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा है। प्रशासनिक संबंध में अधिकारी अपने कार्यों का बंटवारा करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग। फिर राज्य एवं केंद्र के दायित्व तो अलग अलग होते हैं। केंद्र और राज्य के दायित्व होते हैं इसमें प्रशासनिक संबंध में। और उसके बाद में राज्य को केंद्र के निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है। तो राज्य को केंद्र के निर्देश होते हैं प्रशासनिक संबंधों में। और प्रशासनिक संबंध में कार्यों का पारस्परिक
प्रतिनिधित्व होता है। कार्यों का क्या होता है? प्रशासनिक या पारस्परिक प्रतिनिधित्व होता है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे का कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व होता है। फिर उसके बाद में प्रशासनिक संबंध में, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होता है। कैसा सहयोग होता है कि अगर लोक सेवा, अखिल लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं चयनित की जाती है तो कार्य कहाँ करती है? अर्थात राज्यों में ही तो करती है। तो उनमें पारस्परिक संबंध होता है और कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व होता है और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होता है। केंद्र जो राष्ट्र आईएएस होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और कार्य कहाँ करता है? राज्य में ही तो करता है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होता है, तो सहयोग का कार्य करता है। केंद्र और राज्य को जोड़ने का काम करता है आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। तो अखिल भारतीय सेवाओं तो चलती कहाँ है? राज्यों में ही तो चलती है, उनका प्रतिनिधित्व होता है। तो ये सहयोग है, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग है। और लोक सेवाएं जो कार्य करती हैं, तो लोक सेवाएं भी तो केंद्र की अधीन होती हैं और वो कार्य कहाँ करती है? राज्यों में ही तो करती हैं। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होता है प्रशासनिक संबंध में। और आपातकालीन अवधि में क्या होता है? उपबंध होते हैं। आपातकालीन अवधि में क्या होते हैं? उपबंध होते हैं। किस प्रकार से? प्रशासनिक संबंध जब होता है तो आपातकालीन यदि कोई बाहरी आक्रमण, अशांति या युद्ध का घोषणा हो जाए, तो जब हमारे पास आपातकालीन की सिचुएशन होती है उस समय हमारे पास कई सारे जो आपातकालीन अवधि में उपबंध हैं वो लागू किए जाते हैं केंद्र के द्वारा। तो उसको राज्य फॉलो करता है, फिर उसके बाद में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो प्रशासनिक संबंध में भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यदि किसी भी मूल अधिकार को हम लोग डायरेक्ट चुनौती दे सकते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में क्या होता है कि हम लोग अपने कर को किस प्रकार मैनेज करते हैं। तो वित्तीय संबंध में केंद्र राज्य संबंध का जो वित्तीय संबंध है भाग तीसरा, इसको अनुच्छेद 268 से 293 भाग 13 में रखा गया है। इसमें यह बताया गया है कि वित्तीय संबंध में जो कराधान शक्तियों का बंटवारा होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। कैसे? संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के लिए अलग अलग तरीके से करों का बंटवारा होगा। और उसके बाद में कर का राजस्व का वितरण होगा। कर जो हम लोग लगाते हैं राज्यों पर, उसके लोगों पर, उसका समान वितरण होगा और केंद्र और राज्य अलग अलग अपना बांटेंगे। और राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान, राज्यों के लिए केंद्र क्या करता है? उसके पास जो एक्स्ट्रा धन आता है करों के माध्यम से, तो अनुदान के रूप में जो राज्य कमजोर होते हैं, जो राज्य पिछड़े होते हैं, उनको अनुदान के रूप में धन देता है, प्रोवाइड करवाता है। कौन? केंद्र कराता है। ये है वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों का। फिर कहता है कि राज्यों के हितों का संरक्षण करता है। केंद्र राज्य संबंध में वित्तीय संबंध जो है उसमें क्या करता है? राज्यों के हितों का संरक्षण करता है। कौन? केंद्र। कि किसी भी राज्य के हितों को ठेस न पहुंचाई जाए, उसके हितों को संरक्षण करता है। फिर केंद्र एवं राज्यों का ऋण जो क्या होता है? केंद्र और राज्यों का अपना अपना ऋण होता है, वो मैनेज करते हैं वित्तीय संबंध में। और उसके बाद केंद्र राज्य संबंधों में टकराव होने पर, केंद्र राज्य संबंधों पर टकराव होने पर केंद्र राज्य का जो संबंध होता है उसको प्रगाढ़ बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया? सरकार की प्रणाली भाग 2 में केंद्र और राज्य संबंध पढ़ा। ये संक्षिप्त विवरण है, इसको क्या करते हैं? विस्तार से माइंड में बनाइएगा। किस प्रकार से हम लोग विधायी संबंध है, किस प्रकार से प्रशासनिक संबंध है, किस प्रकार से वित्तीय संबंध है, इस प्रकार हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक था आपका अध्याय 15 केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट टॉपिक हम आपातकाल पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।